Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start our another topic of microorganism, that is protozoa or parasites और प्रोटोजोन इन्फेक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन. तो इस पे हम अब बात करेंगे. Now let us start this chapter. First of all, if we talk about the protozoa or parasite, first we need to understand what is parasitism. Basically, parasitism is a specific type of interaction between two organisms. अब इन आवर केस, हमारे केस में ये है कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोटोजोआ है वो खुद है और उसका होस्ट सेल यानी ह्यूमन बीइंग या एनिमल या प्लांट तो खैर नहीं होते, ह्यूमन इंडिविजुअल और एनिमल्स जो होते हैं वो जो है उसके दूसरे होस्ट हैं, यानी ये दूसरा ऑर्गेनिज्म ये है. सो and these organisms has many features in common with infectious processes, but host parasite interaction often operate over a longer time scale than those seen with other pathogens. अच्छा, ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन पैरासाइट और होस्ट का, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, यानी टाइम स्केल के साथ लिहाज से देखा जाए तो ये काफ़ी लेंदी इन्फेक्शंस होते हैं. और इसमें जब कोई भी प्रोटोजोआ बॉडी में एंटर हो जाता है तो उसको इन्फेक्शन बाज़ दफ़ा, नॉट इन ऑल केसेस बट इन मैनी केसेस, ये इसको इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने में कई साल भी लग सकते हैं और उस दौरान वो अपने इंक्यूबेशन पीरियड पर बॉडी में अंदर रहेगा. तो इस वजह से ये लॉन्गर टाइम स्केल है. दिस एक्सटेंडेड प्रोसेस रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन एट द सेलुलर एंड ऑर्गेनिज्म लेवल. और इसका काफ़ी एक्सटेंडेड प्रोसेस है, यानी काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन का, जो कि सेल के लेवल पर होता है, सेलुलर लेवल पर होता है और ऑर्गेनिज्म लेवल पर, ऑर्गेनिज्म के लेवल पर होता है. वो कैसे, अभी हम जब डिफरेंट इन्फेक्शन पढ़ेंगे तो उस पर हम बात करेंगे डिटेल में. इट इज़ नोन फॉर एग्जाम्पल दैट सम पैरासाइट्स ऑल्टर द बिहेवियर ऑफ द होस्ट while others such as Giardia lamblia induce biochemical changes in host cells at the site of infection. और इसकी साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? ड्यूडेनल एपिथेलियम यानी ड्यूडेनम, जीआई ट्रैक्ट का ड्यूडेनम. तो ये जो पैरासाइट्स हैं ये ऑल्टर करते हैं बिहेवियर ऑफ द होस्ट सेल्स, जैसा कि हमने वायरस में भी पढ़ा था कि वायरस जब सेल के अंदर एंटर होता है तो उसका जो पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम होता है उसको हाईजैक कर लेता है और फिर जितनी भी प्रोटीन्स उस सेल के अंदर बन रही होती हैं वो वायरस के फेवर में बन रही होती हैं और होस्ट सेल्स की प्रोटीन्स बनना बंद हो जाती हैं. तो इसी तरीके से काफ़ी हद तक ये भी यही करता है कि जो पैरासाइट जो है वो होस्ट सेल की एक्टिविटी को हाईजैक कर लेता है. नॉट ऑल एक्टिविटीज़ बट मैनी. जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया जायर्डिया लैम्ब्लिया, जो कि एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है और ड्यूडेनम की एपिथेलियम को में बायोकेमिकल चेंजेस ये कर देता है. इसके अलावा मोस्ट पैरासाइट्स हैव लाइफ साइकिल दैट ऑफन इन्वॉल्व्स सेवरल होस्ट्स. This means that survival and transmission between different hosts require the parasite to exhibit more than one physiologically distinct forms. अब इसका मतलब ये है इस बुलेट पॉइंट का कि अगर हम मलेरियल पैरासाइट को ही ले लें, देखिए मलेरियल पैरासाइट जो है उसके दो होस्ट होते हैं, मेन होस्ट उसके दो हैं लाइफ साइकिल में. एक ह्यूमन बीइंग है यानी इंसान है और दूसरा मॉस्किटो है. तो उसकी लाइफ साइकिल में जो है इस तरह से दो होस्ट है. इस तरह से उसकी लाइफ साइकिल में 2, 3, 4 और डिफरेंट होस्ट हो सकते हैं. और इसके अलावा ये कि डेफिनेटली मॉस्किटो की फिजियोलॉजी अलग है, उसका मेटाबॉलिक सिस्टम अलग होता है, ह्यूमन इंडिविजुअल का, इंसान का मेटाबॉलिक सिस्टम अलग होता है. तो दोनों में सर्वाइव करने के लिए वो अपने आप को जिस तरह से अडेप्ट कर लेता है उस सेल्स के अंदर, यानी उस होस्ट के अंदर, मॉस्किटो के अंदर और ह्यूमन के अंदर, कि उस वजह से वो उसकी जो फिजियोलॉजी है वो चेंज भी हो जाती है उसकी ज़रूरत के तहत और वो फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म में इस तरह से एग्जिबिट करता है, फिजियोलॉजिकल डिस्टिंग्विश फॉर्म. और इसके अलावा वो दोनों फॉर्म में वो वहाँ पर सरवाइव कर पाता है. अच्छा, अब अगर हम आते हैं हैबिटेट्स पे कि यानी ये इनकी हैबिटेट्स क्या होती है, पैरासाइट्स की कहाँ पाए जाते हैं. पैरासाइट्स इनहेबिट ए वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स विद इन देयर होस्ट. अच्छा, एक होस्ट के अंदर भी इनकी एक से ज़्यादा हैबिटेट यानी एक से ज़्यादा जगह हो सकती हैं जहाँ पर वो सर्वाइव कर रहे होते हैं. Some parasites will inhabit only one site throughout their life cycle, but many move to various tissues
विद इन द बॉडी। कुछ पैरासाइट्स होते हैं बॉडी में किसी एक साइड पर ही होस्ट सेल में एंटर होते हैं और सारी लाइफ साइकिल वहीं गुजार देते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा बॉडी की साइड्स पर मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स। तो मलेरियल पैरासाइट जब बॉडी में एंटर होता है तो इसकी एक लाइफ साइकिल का पार्ट बॉडी के लिवर में होता है, यानी लिवर सेल्स के अंदर। इसके अलावा वहाँ से निकलने के बाद ये आरबीसीज के अंदर चला जाता है, यानी एरिथ्रोसाइटिक साइकिल शुरू हो जाती है इसकी। तो इस वजह से इसकी जो है लाइफ साइकिल बॉडी में इन दो जगह पर होती है। इसी वजह से इस मूवमेंट के लिए सच मूवमेंट में रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल सेलुलर फॉर्म्स। लिहाजा ये जो होस्ट सेल्स, ये जो पैरासाइट्स हैं, इनको मोटाइल होना चाहिए, इनकी मोटिलिटी इनके अंदर होनी चाहिए। एंड इट विल प्रोड्यूस ए सिग्निफिकेंट चेंज इन द फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द पैरासाइट्स। और इसकी जो ये इस वजह से मोटिलिटी जो है वो ज़रूरत के तहत जिस वक्त जो होनी हो उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस वजह से उसकी जो पैरासाइट्स है उसकी फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस। पैरासाइट्स मूविंग फ्रॉम द गट टू अदर टिश्यूज़, अब गट से यानी इंटेस्टाइन से अगर बॉडी के किसी और टिश्यू में जाता है, फॉर एग्जांपल will encounter high level of oxygen, changes in pH and significant exposure to the host immune response। अब ये जो हमारी गट होती है यानी इंटेस्टाइन होती है, इसमें स्टमक में एसिडिक pH होता है और इसके अलावा जो ड्यूडेनम है और इलियम है वहाँ पर अल्कलाइन pH होता है, क्योंकि वहाँ पर अल्कलाइन pH मेंटेन हो रहा होता है। तो इन दो पीएच में उसको सर्वाइव करना पड़ता है उस पैरासाइट्स को। इसके अलावा ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं होती, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो वहाँ सर्वाइव कर रहा होता है। लेकिन जब वो वहाँ से मूव करके ब्लड में एंटर होता है तो ब्लड में तो पीएच जो है वो अलग होता है, ना एसिडिक होता है ना अल्कलाइन होता है, और ऑक्सीजन की अच्छी खासी मिकदार होती है। इसके अलावा ब्लड में इम्यून सेल्स भी मौजूद होते हैं, यानी एंटीबॉडीज़ भी मौजूद होती हैं और लिम्फोसाइट्स भी मौजूद होते हैं। तो इस वजह से जब वो गट से वहाँ पे पैरासाइट मूव करता है बॉडी के अदर टिश्यूज़ में, तो डेफिनेटली वो ब्लड वेसल्स के ज़रिए ही जाएगा दूसरे टिश्यूज़ में, तो वहाँ पर उसको हायर लेवल ऑफ ऑक्सीजन, पीएच और इम्यून रिस्पॉन्स का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसका मतलब एक्चुअली ये है कि उसे अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से भी मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि वो उस सिचुएशन में भी सर्वाइव कर सके। When life cycle involve more than one host organism, these changes are greater। तो जब ऐसा पैरासाइट जिसकी लाइफ साइकिल में एक से ज़्यादा होस्ट होते हैं तो उनमें ये चेंजेस जो होती हैं वो बहुत तेज़ी से होती हैं ऑर्गेनिज़म में, और यानी उसके एनवायरनमेंट में। तो वो फिर ऑर्गेनिज़म जो होता है यानी जो पैरासाइट है वो भी अपने आप को उसी तेज़ी से जो है उसमें चेंज कर लेता है, जो उसकी एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। द रीज़न फॉर सच मूवमेंट इंक्लूड एवेजन ऑफ होस्ट, इम्यून अटैक एंड टू एड ट्रांसमिशन। यानी इसका रीज़न क्या है इस मूवमेंट का और इस तरह से चेंजेस होने का उसमें, ताकि वो होस्ट इम्यून अटैक को जो है वो काउंटर कर सके पैरासाइट, और आसानी से एक प्लेस से एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म और बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आसानी से मूव कर सके। इस वजह से वो उसमें ये चेंजेस हो सकती हैं। नाउ द फिजियोलॉजी एंड पैरासाइटिक प्रोटोजोआ। अब फिजियोलॉजी क्या है इसकी ऑफ पैरासाइटिक प्रोटोजोआ की, उसको हम देखते हैं। पैरासाइटिक प्रोटोजोआ लाइक देयर फ्री लिविंग काउंटर पार्ट्स आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये पैरासाइट्स क्या हैं, फ्री लिविंग काउंटर पार्ट्स हैं, यानी अकेले जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं यानी यूनिसेलुलर होते हैं, और ये यूकैरियोट्स होते हैं यानी इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके अलावा दैट यूटिलाइज फ्लैजिला, सीलिया और एमीबॉइड मूवमेंट फॉर देयर मोटिलिटी। यानी अगर इनको मूव करना हो तो इसमें फ्लैजिला के ज़रिए भी ये मूव कर सकते हैं, सीलिया के ज़रिए भी, सीलिएटेड भी होते हैं, फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, और एमीबॉइड मूवमेंट भी करते हैं यानी स्यूडोपोडिया के ज़रिए लाइक एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका। तो इस तरह से ये इनमें मोटिलिटी ऑर्गन भी मौजूद होते हैं। The complexity of some parasites' life cycles means that some species may exhibit at different times more than one form of motility। अच्छा, कुछ पैरासाइट्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उनमें जो उनकी लाइफ साइकिल में ज़रूरत के तहत वो अपने आप को डिफरेंट फॉर्म में मूव कराते हैं। यानी अगर उनको
फ्लैजिला की ज़रूरत है तो फ्लैजिला डेवलप कर लेते हैं अपनी सरफेस पे और उस तरह से वो मूव करते हैं। सीलिया की ज़रूरत है तो सीलिया के ज़रिए मूव करते हैं। एमीबाइड मूवमेंट ज़रा रेयर होती है। इसके अलावा ऑल पैथोजेनिक प्रोटोजोआ आर हेट्रोट्रॉफ्स। तो जितने पैथोजेनिक प्रोटोजोआ हैं, पैथोजेनिक प्रोटोजोआ मीन्स डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोआ, हेट्रोट्रॉफ्स हैं। इनको हेट्रोट्रॉफ्स हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे यूज़ कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स एज देयर मेजर सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट को और अमाइनो एसिड्स को अपनी एनर्जी और कार्बन सोर्स के लिए यूज़ करते हैं। In addition to that, some parasitic protozoa utilize oxygen to generate energy through oxidative phosphorylation, जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में भी होता है, यानी ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन होती है और उसके नतीजे में ATPs यानी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बहुत सारे पैरासाइट जो होते हैं वो इस तरह से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस करते हैं और फिर अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन many protozoa parasites lack mitochondria or have mitochondria that do not function like those in mammalian cells। तो जबकि इसके बरक्स अगर हम प्रोटोजोआ के जो ऑर्गेनिज्म है यानी उसका जो सेल है उसका जायज़ा लें तो वी फाउंड दैट दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया, यानी उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। तो यानी इसका मतलब है तो फिर वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे करते हैं जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही तो होता है जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो फिर वो कैसे उसको यूटिलाइज़ करते हैं? तो एक तो ये कि एनवायरनमेंट से कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड से अपनी एनर्जी बना लेते हैं, या फिर उनके पास होता है हैव माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसको काइनेटोप्लास्ट भी कहते हैं और हाइड्रोजिनोसोम्स। लेकिन दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया लाइक अपीयरेंस बट डू नॉट फंक्शन लाइक दैट इन मैमेलियन सेल्स। लेकिन इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया लाइक अपीयरेंस होती है वो बिल्कुल उस तरह की माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम नहीं करती जैसा कि हम में यानी ह्यूमन इंडिविजुअल में या हायर ग्रेड एनिमल्स में जैसा कि होता है या मैमेलियन सेल्स में होता है। इसी वजह से एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एडेप्टेशन of many parasites exhibit a fermentative metabolism that function even in the presence of oxygen। अच्छा, इसी वजह से कुछ एडेप्टेशन पैरासाइट्स में होती हैं जिसकी वजह से वो फर्मेंटेशन मेटाबॉलिज्म भी करते हैं, जो कि फर्मेंटेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो अब अगर इसके अंदर ये एडेप्टेशन हो जाए तो वो ऑक्सीजन हो या ना हो, उसके सराउंडिंग में ऑक्सीजन हो तो भी वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करेंगे और उससे मेटाबॉलिज्म करेंगे और अपने लिए ATPs यानी एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे। जबकि अगर ऑक्सीजन होगी तो हो सकता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के ज़रिए जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सके। तो यानी इस तरह से ये दोनों मैकेनिज़्म के ज़रिए ये अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नाउ फॉर सम पैरासाइट्स ऑक्सीजन इज टॉक्सिक। बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, कि एनाएरोबिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके लिए ऑक्सीजन टॉक्सिक होती है और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी तरीके से सम पैरासाइट्स के लिए भी कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं जिनके लिए ऑक्सीजन जो होती है वह टॉक्सिक होती है। तो फिर ये क्या करते हैं ऑक्सीजन की अगर मौजूद हो अपने सराउंडिंग में, दे अपीयर टू यूटिलाइज इट पॉसिबली इन एन एफर्ट टू रिमूव इट, यानी इन अपने कुछ मॉलिक्यूलर और एंजाइमेटिक प्रोसेस के ज़रिए जो इसके सराउंडिंग में ऑक्सीजन मौजूद होती है उस ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं एंड मेंटेन एन एनाएरोबिक एनवायरनमेंट, यानी एक ऐसा मेटाबॉलिज्म करते हैं जिसमें एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है जिसके नतीजे में इसके सराउंडिंग में ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो जाती है किसी केमिकल रिएक्शन में, एंजाइमेटिक रिएक्शन में, और उसके सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, तो इस वजह से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। तो अब ये एनाएरोबिक एनवायरनमेंट इस पैरासाइट की ग्रोथ के लिए फेवरेबल होगा। दी मेटाबॉलिज्म ऑफ पैरासाइट इज़ हाईली एडेप्टेड। अब ये तो होना भी चाहिए क्योंकि हमने ये बात किया कि इसके लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, होस्ट भी एक से ज़्यादा होते हैं और हर होस्ट के अंदर इसको जाने के बाद जो है इसको सर्वाइव करना होता है। तो फिर इसको का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें एडेप्टेशन की हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए और ये होती भी है, जैसा कि हम अभी इस पॉइंट में पढ़ रहे हैं कि ये हाईली एडेप्टेड होता है इनका मेटाबॉलिज्म।
with many possess unique organelles such as kinetoplast, mitochondrial DNA, जिसका मैंने अभी पिछली स्लाइड में तस्करा किया था, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इनके जो एनर्जी यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया लाइक आखिर क्या होता है इसमें, वो होता है काइनेटोप्लास्ट एंड हाइड्रोजिनोसोम्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म। तो काइनेटोप्लास्ट और हाइड्रोजिनोसोम्स दोनों ये यहाँ पर मैं जो इस पैरासाइटिक सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कर रहे होते हैं और इसके लिए पैरासाइट के लिए एनर्जी बना रहे होते हैं। और इनमें भी बहुत ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी होती है कि ये ज़रूरत के तहत अपने आप के अपने एंजाइम्स को, अपनी एक्टिविटीज़ को ऑल्टर कर लेते हैं। जैसा ऑर्गेनिज्म होगा, जैसा एनवायरनमेंट होगा, उस हिसाब से ये अपने आप को चेंज कर लेंगे। Many synthetic pathways that are found in other eukaryotics are absent because many metabolic intermediates or precursors such as lipids, amino acids or nucleotides are actively scavenged from their environment. अच्छा, अब वैसे तो ये यूकैरियोटिक सेल्स तो ह्यूमन इंडिविजुअल का भी है, हायर एनिमल्स का भी है, तो वो तो पूरा ये लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स इन सब को यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो पैरासाइट्स होते हैं इनको ये इन सब्सटेंसेस को मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि ये सब्सटेंसेस इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उससे बाहर निकल जाते हैं और एनवायरनमेंट में जो स्कैवेंजर होते हैं बॉडी में, जो यानी इसको शिकार करने के लिए तैयार बैठे हुए होते हैं, वो इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। सो अब क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसी वजह से दिस मिनिमाइज एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी जिसकी वजह से पैरासाइट्स को सर्वाइव करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं होती। इसी वजह से finely balanced in parasites and means that the membrane of parasitic protozoa is rich in transporter। और इसी वजह से जो पैरासाइट की मेम्ब्रेन होती है वो उसमें ट्रांसपोर्टर्स बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। और ये ट्रांसपोर्टर्स का काम क्या होता है कि यही जो लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसको सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल दिया जाए ताकि इसको बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं वो अपने किसी और काम में ले आएँ और अब इसको यूटिलाइजेशन कर लें। तो इस वजह से इसमें ये जो है वो जो ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो ये इनकी ज़रूरत भी नहीं होती मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है प्रोटोजोआ की, और फिर ये एनवायरनमेंट में जाने के बाद ये किसी और काम में, किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज हो जाएंगे। इसके अलावा सिक्रीशंस ऑफ हीमोलाइसिन्स, साइटोलाइसिन्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, टॉक्सिन्स, antigenic and immunomodulatory molecules that reduce the host immune response also occur in pathogenic protozoa। तो अब ये क्या होता है कि ये जो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोटोजोआ की, उसके सराउंडिंग में हीमोलाइसिन, साइटोलाइसिन, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, टॉक्सिन्स और कुछ और एंटीजेनिक और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करते हैं ताकि वो उसकी सेल मेम्ब्रेन पर इसका कोट बना ले। इस कोटिंग के नतीजे में क्या होता है, ये पैरासाइट जो होता है वो हाइड हो जाता है और होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स उसको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये एक फॉरेन पैथोजेनिक प्रोटोजोआ है और इसको किल किया जाए। तो यानी बेसिकली ये इसका एक डिफेंस का प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये अपने आप को हाइड कर लेता है होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स से। इसके अलावा सर्वाइवल ऑफ पैरासाइट इज़ पार्टली ड्यू टू देयर हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके अलावा इनका जो रिप्रोडक्शन रेट होता है बहुत हाई होता है और इनके जो रिप्रोडक्शन होती है मे बी आइदर सेक्शुअल और एसेक्शुअल, बट सम ऑर्गेनिज्म सच एज प्लाज्मोडियम यानी जो मलेरियल पैरासाइट होता है एग्जिबिट बोथ फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन देयर लाइफ साइकिल, यानी सेक्शुअल मॉड भी और एसेक्शुअल मॉड, दोनों मॉड प्लाज्मोडियम जो होता है वो उस तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एसेक्शुअल में सिंपल फिशन रिएक्शन होता है जिसमें एक जो सेल होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनी एमीबा एंड एमीबा हिस्टोलाइटिका जो कि एक प्रोटोजोआ है और इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके अलावा सम स्पीशीज़ ऑल्सो अंडरगो न्यूक्लियर डिवीजन इन द सिस्टिक स्टेट, यानी सिस्टिक स्टेट इसकी प्रोटोजोआ की वो होती है जिसमें ये डॉर्मेंट फॉर्म में रहता है। यानी डॉर्मेंट यानी इसका मतलब ये कि अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है तो फिर ये जैसे हमने बैक्टीरिया और फंजाई में बात की थी कि वो स्पोर बना लेते हैं अगर उसका सराउंडिंग फेवरेबल नहीं हो, तो ये जो है सिस्ट बना लेता है और उस फॉर्म में ये कई सालों तक सर्वाइव कर सकता है। लेकिन इसकी खूबी ये कि ये सिस्टिक फॉर्म में भी जब ये डॉर्मेंट होता है तो ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर सकता है। तो सिट्स आर फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल आउटसाइड द होस्ट
एंड विथ ईच न्यूक्लियस गिविंग राइज टू न्यू ट्रोफोजाइट्स, और हर न्यूक्लियस से एक नया ट्रोफोजाइट्स यानी नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, फुल प्रोटोजोआ बन जाता है। और ये जो प्रोटोजोआ होता है ये ग्रोइंग, मोटाइल एंड पैथोजेनिक फॉर्म होती है। इसके बाद हम आते हैं बेसिक्स डिस्कस करने के बाद ब्लड एंड टिश्यू पैरासाइट्स पे, कि जो डिफरेंट पैरासाइट्स हैं जो ब्लड इन्फेक्शन और टिश्यू इन्फेक्शन करते हैं वो कौन से हैं। These diseases are commonly associated with travel to tropical and subtropical countries। अच्छा, अब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ क्या होते हैं, यानी मैदानी इलाके जहाँ होते हैं, डेजर्ट जहाँ होता है, तो उन इलाकों में ये पैरासाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन इलाकों में जो लोग ट्रैवल करते हैं वहाँ पर इस चीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है कि वहाँ पे पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाए। बट डिजीजेज सच एज लीशमैनिया आर फ्रीक्वेंटली सीन इन साउदर्न स्पेन एंड फ्रांस, यानी जो हालांकि वो माउंटेनियस रीजन है यानी पहाड़ी इलाका है, उसके बावजूद इन इलाकों में भी लीशमैनिया मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट क्लाइमेट चेंज इज़ ऑल्टरिंग द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनी पैरासाइटिक डिजीजेस। क्लाइमेटिक चेंजेस आपको पता है सारी दुनिया में होती रहती हैं और हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की तरफ वजह से भी क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत तेज़ी से आ रहे हैं दुनिया में। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि जैसे कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो कि सर्द इलाकों में यानी कोल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, और कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो हॉट क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं। तो अगर इस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी जहाँ पे पहले एक ज़माने में कोल्ड एनवायरनमेंट रहता था, कोल्ड क्लाइमेट रहता था, अब वहाँ पे हॉट क्लाइमेट हो गया है, तो अब वहाँ पर वो पैरासाइट्स भी सर्वाइव कर सकेंगे जो कि जिनको हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है, क्योंकि अब वो उनके लिए फेवरेबल है। और वो जो कोल्ड क्लाइमेट वाले वहाँ पे पैरासाइट्स थे, अब वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। बल्कि दुनिया के जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में किसी और जगह पे, दुनिया में अगर किसी और जगह जहाँ पहले हॉट क्लाइमेट होता था लेकिन अब कोल्ड क्लाइमेट हो गया है क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, तो अब वहाँ पर वो जो हॉट क्लाइमेट वाले जो पैरासाइट्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे, बल्कि कोल्ड क्लाइमेट वाले पैरासाइट्स सर्वाइव करेंगे, और वो वाली पैरासाइटिक डिजीज़ उन एरियाज़ में प्रिवेल करेंगी। तो इस तरह से जो है ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आते रहते हैं जैसा जैसा क्लाइमेट में चेंजेस आता रहता है। इसके बाद है मलेरिया। बट मलेरियल पैरासाइट क्योंकि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैरासाइटिक इन्फेक्शन, तो इसको हम अलग से एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट और इसकी पूरी डिटेल, डिजीज़, पैथोजेनेसिस और इसकी लाइफ साइकिल को अलग से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।